बेटा आ जाओ, चलो शुरू करें पढ़ना। चैप्टर 1। हाँ जी, शुरू करें फिर। अब देखो, पहले पैराग्राफ में कुछ भी काम का नहीं है, ना वर्ड मार्कर ना थ्योरी। सेकंड जो ये पैराग्राफ दिख रहा है, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें से एक लाइन वन मार्कर के लिए काम की है। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी, फाउट इन 1757। ये डेट आप याद कैसे रख सकते हो? भारत अंग्रेजों का 190 साल गुलाम रहा, ऐसे सोचो। कितने साल? अब भारत आजाद कब हुआ? सबको पता है, इंडिपेंडेंस डेट 1947। इससे 190 साल पीछे चले जाओ, ठीक है ना? तो ये डेट याद रहेगी, ये डेट वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक वन मार्कर क्वेश्चन और बनता है। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल in India was to use Indian economy as feeder economy for development of British economy। क्या मतलब समझते हैं आप लोग इस बात का? देखो, अक्सर आप लोगों की उम्र के बच्चों में एक शब्द चलता है, बड़ा कॉमन है। क्या शब्द है? असामी बनाना। सुना है शब्द? मुद्दा काटना, असामी बनाना। मतलब एक अमीर दोस्त बना लिया और उसे धीरे धीरे प्यार से जो है धीरे धीरे काट रहे हैं। कैसे? कभी हमारी गाड़ी खराब है, अरे यार करवा दी गाड़ी से, बाद में दे दूंगा। बाद का मतलब कुछ नहीं होता। उसे खाना खाने के लिए बुलाया, फिर उससे दिलवा दिया, ठीक है। जन्मदिन अपने में बुलाया, अरे मेरा दोस्त है, ये देगा तो बिल उससे दिलवा दिया। मतलब खर्चे हमारे और हर कोई अपनी जेब से लाए। तो इसे कहते हैं फीडर इकोनॉमी। तो मतलब क्या है यहां पर कि ब्रिटिश रूल का मेन रूल मोटिव क्या था कि खर्चा तो भारत का हो, पर उस खर्चे से जो बेनिफिट मिले वो किससे मिले? ब्रिटेन को मिले, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले। ये वन मार्कर क्वेश्चन बनता है। ये आज ही मैंने सैंपल पेपर कराया था सीयूटी के लिए, उसमें भी था ये क्वेश्चन। सही है। अब ऐसे समय में इसका मुझे फायदा दिखता है। अब देखो, मुझे इसलिए बुक कभी कभी गड़बड़ लगती है। क्या लिखा है? और ऊपर पीछे की डेट से देखे तो 10-15 साल तो ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, छोड़ो। अब बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या थी? कल भी मैंने बताया था। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। एक शब्द होता है सेल्फ रिलायंट और एक शब्द होता है सेल्फ सफिशिएंट। इन दोनों शब्दों का डिफरेंस बताएगा कोई मुझे, या दोनों एक है? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट, इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस है या दोनों शब्द एक ही हैं? मुझे कोई बताओ। मैं बोलूं? देखो बेटा, एक शब्द होता है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं होता कि हमें दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है हम इतना कमाते हैं कि हम हर जरूरत अपनी बिना किसी से उधार मांगे, भीख मांगे पूरी कर सके। और एक होता है सेल्फ सफिशिएंट, मुझे दुनिया में जरूरत ही किसी की नहीं है। मैं गेहूं खुद उगाऊंगा, खुद ही मैं चूल्हा बनाऊंगा, खुद ही मैं उसका आटा बनाऊंगा, खुद ही रोटी बनाऊंगा, खुद ही खाऊंगा। मैं किसी से ना कुछ लूंगा ना दूंगा, यानी मुझे दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं होती, क्योंकि दुनिया के जो रिसोर्सेज हर देश में अलग अलग है। तो सेल्फ रिलायंट अलग है। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, यानी कि मैं इतना कमाता था कि मैं अपनी हर जरूरत पूरी कर सकूं बिना किसी से भीख मांगे, बिना किसी से उधार मांगे। सही है। एग्रेन इकोनॉमी, ये इससे पता लगता है 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन
एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब ये वन मार्कर एमसीक्यू बन सकता है। हमारे देश में अधिकतर लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? एग्रीकल्चर। कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 1/6%। ठीक है बेटा। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं कल भी। हमारे देश के हाथ से बने हुए कपड़े, स्टोन्स या कुछ बर्तन या कुछ स्कल्पचर इतने पॉपुलर थे कि हम उन्हें वर्ल्ड वाइड क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से बहुत सारा क्या कमाते थे? गोल्ड वगैरह या मेटल वगैरह कमाते थे। इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क एटसेट्रा। Handicraft product enjoy a worldwide market due to their reputation for fine quality of material use and high standard of craftsmanship। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब एक अंडरलाइन करो वन मार्क के लिए, मुस्लिम। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है, ध्यान देना, कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जिसका ओरिजिन कहां था? बंगाल में। अब वो कहां पर आता? बांग्लादेश में। और फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिम को क्या कहते हैं? मलमल। सुना है ये? फॉरेन ट्रेवलर ऑल्सो यूज टू रेफर टू इट एज ए मलमल शाही और मलमल खास। ये वन मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर देख, मुझे इसका फायदा नजर आ रहा है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, बोर्ड नीचे लगाऊंगा। जब पढ़ाना हो तो इसे नीचे कर लो, बोर्ड पे करना ऊपर, है ना? क्योंकि थ्योरी में तो ये फायदेमंद है ऐसी चीजों में, जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊं तब फायदेमंद है। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट किसे कहते हैं बेटा? नहीं, कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जर्नल केसेस में कॉलोनी हम किसे कहते हैं? जब कोई एक देश दूसरे देश को अपने कब्जे में ले और उस देश के खर्चे से अपने देश की ग्रोथ करे, तो जिसे कब्जे में रखा गया है उसे कॉलोनी कहा जाता है, और जिनका राज होता है उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो हमारे देश में किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश। सही है। वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक। ये तुम्हें पता है, छोड़ो। ये वाली लाइन अंडरलाइन करो। देयर टू फोल्ड स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इतना ही इससे अंडरलाइन करना जितना मैंने बोला है, फालतू वाला नहीं है अभी, क्योंकि टू फोल्ड पॉलिसी क्या अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये वन मार्कर क्वेश्चन के लिए लाइन है। अभी किसके लिए लाइन है? ये वन मार्कर के लिए लाइन है। अब लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब सुनो, इसमें एक लाइन ध्यान रखनी है मेन। 99% श्योर हूं इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने के चांस है। डॉक्टर राउज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। इनका पूरा नाम है वीके आरबी राव। क्या नाम है पूरा इनका? वीके आरबी राव। 100% उम्मीद है मुझे इस साल 2027 में जो इकोनॉमिक का पेपर आएगा उसमें वन मार्कर एमसीक्यू इस लाइन से मिलने वाला है आपको। इस बार कोई ना आया था ये वाला पॉइंट? नहीं आया ना? 100% आएगा इस साल में। ठीक, उनके अनुसार ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने सुबह ही पढ़ा था, जो भी मैं अंडरलाइन करूंगा भाई उसमें सीयूटी में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रोथ रेट लेस देन 2%। ये किसकी बात हो रही है? ग्रोथ रेट की। और 0.5% पर कैपिटा ग्रोथ रेट की।
सुबह था सीयूटी में ये कुछ पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके इस साल भी काम आएंगे और अगले साल सीयूटी के एग्जाम में भी। और मेरे पास यहां पर क्या होगा, ये पीडीएफ के रूप में अंडरलाइन के साथ बुक रिकॉर्ड भी हो जाएगी, वो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। 1/3 कहां है? अच्छा ये आज ज्यादा कर रहा है, नहीं तो रोज अब तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जाने से पहले। अब मुझे कभी कभी किताबों पे शक होता है कि ये किताबें कैसे लिखी जाती हैं। सुनना ध्यान से, क्या लिखा है? द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी लिखा है। और अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे, बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश भारत की इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी। कहना क्या चाहता है राइटर बुक वाला, समझ से परे है। हाँ जी, बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ? प्री ब्रिटिश या पोस्ट ब्रिटिश? ठीक है, क्या लिख रहा है यहां पर? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। और फिर आ जाओ यहां पर, यह भी क्या लिखा है इसने, और यहां क्या लिख रहा है? एग्रीकल्चर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, नॉट सेटिस्फैक्टरी मतलब खराब थी। ठीक, दूसरी वाली लाइन, नियरली 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन विलेज एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड फ्रॉम, कितना लिखा है यहां पर? 85। एक पेज पीछे जाते हैं, क्या लिखा है यहां पर? 2/3 66.6%। एक ही बुक, एक ही राइटर, 2 पेज, एक इंफॉर्मेशन, 2 बार, दोनों बार अलग। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप अपने स्कूल टीचर से पूछना इसमें सही आंसर किसे में, क्योंकि एमसीक्यू आया तो 85 और 66 दोनों आ गए, तो क्या करोगे भाई? क्या करोगे फिर? किसे टिक करोगे? अब दोनों में एक प्री ब्रिटिश लिखा है, चलो एक में प्री ब्रिटिश और एक में पोस्ट होगा तो भी चलो हम डिफरेंस करते लैंग्वेज में। एक में लिखा है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी और एक सेल्फ सफिशिएंट, और एक में लिखा है कि एग्रीकल्चर सिचुएशन अच्छी नहीं थी। मुझे तो प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है इसी की बुक पे, तो ये आप अपने टीचर से पूछ लेना क्या एमसीक्यू में करना है। ठीक है जी दर्जी, मेरे हिसाब से तो मैं सेकंड वाला लिखूंगा 85%, क्योंकि आज के समय में भी भारत की 55% आबादी गांव में रहती है, तो उस समय तो बहुत ज्यादा वाली होगी। चलिए अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 3, 4 और 6 मार्क्स। वैसे बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं आएगा, आएगा भी तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, यानी 2 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर। पर अभी आप लोगों के स्कूल में आ सकता है, इसलिए मैंने 3, 4, 6 बोला है। हाँ जी, इसमें से एमसीक्यू भी बनता है और 3 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। रीजन बिहाइंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैग्नेशन? इस शब्द से, स्टैग्नेशन वर्ड से आप क्या मतलब समझते हैं? बताएं। डाउनफॉल, इसका मतलब होता है पिछड़ापन, पीछे रह जाना, या बहुत ही धीमी गति से चलना, कछुए की चाल से चलना। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों पिछड़ा था? पहला नाम है इसका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है,
और इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये कब? 1793। हाँ समझे क्वेश्चन? 70 ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था जमींदारी सिस्टम? 1793। ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए मैंने अभी तक बात करी, 3 मार्कर के लिए मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, उसे तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, उसमें मैं अंडरलाइन कैसे कर दूंगा? ये 1 मार्कर की लाइन थी। अब जमींदारी सिस्टम मैंने कल समझाया था क्या था कि अंग्रेजों ने अपने एजेंट अपॉइंट कर दिए और पूरी जमीनों का ठेका गांव में उनके हाथ में दे दिया। अब इनका काम होता था किसानों को ये जमीन किराए पर देना खेती के लिए, और फिर उनसे क्या वसूलना? लगान। क्या देखते हुए? किसानों की कंडीशन नहीं, बस लगान वसूलना है, चाहे कंडीशन अच्छी हो चाहे बुरी। और ये लगान किसे पहुंचाना? अंग्रेज को। और अगर इस काम में फेल हो जाए वो आदमी जमींदार, तो उसे जमींदारी छीन ली जाएगी और उसकी जगह किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। The most important reason for stagnation in agriculture sector was the introduction of zamindari system. Under this system, profit accrued out of agriculture sector went to zamindar in the form of lagan. The main interest of zamindar was only, एक ही काम था, लगान वसूलना और कहां पहुंचाना? अंग्रेजों को पहुंचाना। Was only to collect lagan regardless of the economic condition of cultivator. The date of deposit specified sum of lagan with the British government were fixed. डेट फिक्स थी। अगर जमींदार वहां पर फेल हो जाएगा तो जमींदार अपने राइट्स खो देगा, यानी उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट डू नथिंग टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। दर्श बेटा, ये सारी बातें मैंने कल भी बताई थी कि जमींदार वगैरह ने कुछ करा नहीं था, बस लगान वसूला था। कल आया था नहीं, मतलब लास्ट क्लास में। कोई डाउट है इसमें? दूसरा रीजन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बताया था मैंने कमर्शलाइजेशन का मतलब? देखो, वैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसानों के भले की चीज है। कैसे भले की चीज है? भैया मैं केवल अपने घर का गुजारा चले इतना काम करूं, या मैं इतना काम करूं कि जो माल होगा वो बाहर भी बिक सके, किसमें फायदा है मुझे? उससे मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा होगा भविष्य के लिए। भगवान न करे कल कोई आदमी बीमारी आए या बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, खेती ना हो, तो बचा हुआ पैसा काम है ना? तो ये वैसे बुरी नहीं थी, पर इसे पूरी नियत से अंग्रेजों ने लॉन्च किया था, इसलिए बुरी थी। उन्होंने क्या करा था? किसानों को पागल बनाकर इसे लॉन्च किया। पहले उन्हें लालच दिया, अच्छे पैसे दिए, और बाद में फूड ग्रेन उन्हें 4 गुना रेट पे बेच दिया। तो इन शॉर्ट जितना उन्हें फायदा होना चाहिए था कमर्शलाइजेशन का, किसानों को फायदा मिला। कमर्शलाइजेशन क्या है? मैं गेहूं उगा रहा हूं खेत में, अब मेरा फैक्ट्री से टाई अप है, मैं सारे क्या नाम है गेहूं उसको डायरेक्ट बेचता हूं, तो क्या ये मेरे लिए बुरा है? अच्छा है, लमसम पैसा आएगा, फैक्ट्री से एडवांस भी आ जाएगा, ना मुझे ग्राहक ढूंढना, ना मुझे ट्रक का खर्चा उठाना, फैक्ट्री वालों के ट्रक खुद आएंगे ले जाएंगे। पर ये जब अच्छी नियत से हो तब अच्छा है ना। तो अंग्रेजों की इसके पीछे नियत खराब थी। ये शब्द खराब नहीं है, ये शब्द खराब नहीं है भाई, किसानों को गरीबी से निकालने वाला शब्द है ये कमर्शलाइजेशन। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरीके से इसे लागू किया वो भारत के किसानों को फायदा देने से ज्यादा क्या देगा? नुकसान देगा। कमर्शलाइजेशन, ये 1 मार्कर में आ सकता है पॉइंट। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, और 3 मार्कर में तो ये है ही। During the British rule, farmer was given higher price for their producing cash crop. कैश क्रॉप में क्या आ गया? कॉटन, जूट, शुगर केन, इवन गेहूं भी कैश क्रॉप में आता है, ठीक है, इंडिगो, ये सब किस में आए? कैश क्रॉप में। तो अगर मैं इतनी लाइन पढ़ूं तो क्या ये बुरी बात थी, अच्छी बात थी किसानों के लिए? फार्मर वर गिवन हायर प्राइस, तो ये अच्छी बात थी, बुरी? तो इसे स्टैग्नेशन में क्यों लिखा है इन्होंने फिर? क्योंकि आगे जाकर शुरू में लालच में हायर प्राइस दिए, बाद में फिर सब वसूल लिए गए। हाउएवर दिस डज नॉट इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर बिकॉज इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप दे वर प्रोड्यूस कैश क्रॉप। अब किसानों ने फूड क्रॉप उगानी बंद कर दी। अरे तो जब फूड क्रॉप ही नहीं उगाओगे
तो खाओगे क्या? तो फूड क्रॉप की क्या होगी? शॉर्टेज। जब खाने को फूड क्रॉप ही नहीं मिलेगा तो भाई जिंदा कैसे रहोगे? सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, या ऐसी समस्याओं में गिरकर अपनी जान तो गवाओगे। तो लिखा भी है, देखो ये एक लाइन अंडरलाइन कर लो, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन फेमाइन। दिख गई लाइन? अंडरलाइन करो, ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन। ठीक है? हाँ बेटा, कर लिए? यही की तो चैप्टर करा होगा, तो और भी करना, उसके कर ले। नहीं कर लिया तो कोई और भी करना बेटा, करने तो समय। एक लाइन अंडरलाइन कर लो, कमर्शलाइजेशन ऑफ ये लाइन, commercialization of Indian agriculture adversely affect the self-sufficiency of village economy in India। और इसके अलावा the fall in production of food crop were responsible for frequent famines in India during British rule। बार बार फेमाइन्स आते थे, बार बार अकाल पड़ता था, ठीक है, कारण फूड ग्रेन की शॉर्टेज। अगला रीजन स्टैग्नेशन का, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी में लो लेवल कैसे समझाया था मैंने? भाई सपोज करो एक दूसरा देश इतनी जगह में 100 बोरी गेहूं उगा रहा है, तो हमारा देश इतनी ही जगह में 50 बोरी गेहूं उगा रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है जमीन का इस्तेमाल करके, वो कम है या ज्यादा है? कम है, एज कंपैरिजन टू व्हाट? अदर कंट्रीज। तो इसी को क्या कहा गया? लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का कारण क्या था? लो लेवल ऑफ टेक्निक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इसका कारण था कि हमारे यहां पर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। ठीक? जमींदार कुछ करते नहीं थे, ब्रिटिश रूल कुछ करते नहीं थे टेक्निकल के लिए। तो भैया फिर मॉडर्न टेक्निक किसान कहां से सीखे? तो मॉडर्न टेक्निक सीखेंगे नहीं तो प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? लो। इतना बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन अकेले में 3 नंबर का नहीं आता, ये वाला पॉइंट। चौथा और लास्ट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, कोई भी क्षेत्र है उसमें ग्रोथ कब होती है? जब उस क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी जाएगी तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी? तो जब स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है, अंग्रेज लगान वसूलने के लिए, जमींदार हाथ उजड़ने के लिए, ठीक है, खून चूसने के लिए, पर खेती में मदद के लिए कौन आया? भाई ना सरकार ना जमींदार। तो जब कोई आगे आ ही नहीं रहा, कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कैसे हो? ठीक है? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, एक बात और, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है। देश का बंटवारा जब हुआ, भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कहते हुए लगता है अजीब रहा, पर रोक नहीं पा रहा। मुझे लगता है ये बंटवारा भेदभाव के साथ किया गया, बेईमानी से किया गया। जो उस वक्त सो कॉल्ड हमारे नेता थे, जो भी थे, उन्होंने भारत को चीट किया। भारत के अंदर जो उस वक्त जिस वक्त बंटवारा हुआ, 2 सबसे ज्यादा कमाऊ क्षेत्र थे। एक पंजाब प्रांत, जहां की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, जहां पर नीचे खनिज के भंडार, सोने के माइन या तेल होने की आशंका थी। दूसरा क्षेत्र था बंगाल का एरिया, जहां की मिट्टी कॉटन, जूट, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थी। जितनी भी इंडस्ट्री थी कॉटन वगैरह की जो थोड़ी बहुत लगी हुई थी, वो सब उस मिट्टी में लगी हुई थी उस जगह पर। और बंटवारे में ये दोनों चीजें पाकिस्तान को दे दी गई।
अदरवाइज आप सोचो ना, दो पाकिस्तान का क्या मतलब, एक उत्तर में एक दक्षिण में, या एक पूर्व में एक पश्चिम में, क्या मतलब होता है? आधा पाकिस्तान इधर आधा इधर, जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, उस समय पर वो भी पाकिस्तान था। तो भारत में जो कुछ ढंका था वो सब पाकिस्तान के हिस्से में बांट दिया गया, सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, और यहां लिखा भी है क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन 1 मार्कर में बनता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है आपको मालूम है? वो बांग्लादेश अभी तक भी 8% जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन कर पा रहा है केवल जूट इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि बंटवारे में सारी जूट इंडस्ट्रीज और सारी जूट से उगाने लायक जमीन उसके हिस्से में आएगी। इतनी बड़ी 8% बहुत अच्छा ग्रोथ रेट होता है, वो लगातार मेंटेन करके चल पा रहे हैं। यहां पर बेईमानी की गई भारत के बंटवारे में। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, सर जी सुबह का क्वेश्चन है ये, बंटवारे में किसकी शॉर्टेज आ गई थी? जूट की। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। इंडिया जूट गुड इंडस्ट्रीज, जो कि वर्ल्ड वाइड मोनोपोली थी और आज भी है, सफर हैविली फ्रॉम लैक ऑफ रॉ मटेरियल। 1 मार्कर के लिए अंडरलाइन करो, सीयूटी में भी काम आएगा, बोर्ड में भी काम आ सकता है। ठीक है जी, तो ई को तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा फिर ये वाली। कोई डाउट है बेटा? बेईमानी बेईमानी बेईमानी, बस सब बेईमानी भारत के साथ, और फिर बन के बैठ जाते हैं पिताजी देश के। हाँ जी, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है 3 मार्क्स के लिए वो ये है, द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखो, अंग्रेजों का मेन मुद्दा क्या था भारत से, या भारत को गुलाम बनाने के पीछे उनकी पूरी मंशा क्या थी? बेटा अवनीश जी सुन लो, अंग्रेजों की जो मंशा थी ना भारत को गुलाम बनाने के पीछे, वो ये थी कि भाई हम भारत को लूटेंगे, भारत की संपत्ति लूटनी है, धन लूटना है। कैसे? ऐसे नहीं कि गोली मारी और छीन के भग गए। वो लुटेरे, वो लूटने आए थे, पर लुटेरे को रूप में नहीं आए थे, वो व्यापारी के रूप में आए थे। तभी तो उन्होंने जब भारत में पैर रखा, क्या नाम था उनका? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? व्यापारी के रूप में आए थे, ना कि लुटेरे के रूप में। अब उसका तरीका क्या है? तरीका ये था कि हम भारत से पहले तो सारी इंडस्ट्रीज तबाह कर दी। उससे क्या होगा कि भारत मजबूरी में उन गुड्स को खरीदेगा जो ब्रिटेन में बनते हैं। ठीक है, और जब भारत में इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, तो हम अपने गुड्स होने कोने किसी भी रेट पे बेचेंगे, डबल 4 गुना 5 गुना 10 गुना। मजबूरी है, भारतीयों को खरीदना पड़ेगा। अब कपड़े पहनने हैं तो भैया हमारे खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो घूमो चट्टी में। मजबूरी हो गई ना, जब भारत की इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। दूसरा, जब भारत की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो जो भी कॉटन है, जूट है, ये सारा जो रॉ मटेरियल है भारत के तो किसी काम का नहीं है। अब भारत के किसी काम का नहीं है तो भारत से हम इसे बहुत सस्ते रेट पे ले लेंगे, आधे से भी कम रेट पे, और इसी के रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के भारत को उसी को 4 गुना रेट पे बेचेंगे, और इस तरीके से भारत का पैसा धीरे धीरे हम खा ले जाएंगे अपने देश। इस मानसिकता के साथ या धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किसका? मेन हमारे किस चीज की इंडस्ट्री थी उस वक्त? हैंडीक्राफ्ट, उसी का। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली, ये पूरा पढ़ना है, डिस्ट्रॉयड इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और नो मॉडर्न इंडस्ट्री वाज अलाउड टू कम अप। मतलब पुरानी इंडस्ट्री बंद करा दी, नई इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए कोई जगह या कोई समय नहीं दिया गया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर टू फोल्ड। पहला, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। दूसरा, हमारे फिनिश गुड्स के लिए रेडीमेड मार्केट मिलेगी जहां हम फिनिश गुड्स महंगा बेचेंगे। ठीक है, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट और टू सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडिया एट हाई प्राइस।
तो ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं या याद करना पड़ेगा ये बात? यही ठीक है ना दर्श, कोई डाउट बेटा? श्योर है? द टू फोर्ड पॉलिसी पीछे अंडरलाइन किया था ना, ये थी वो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एनफोर्स टू एंश्योर मैक्सिमम एडवांटेज फॉर देयर होम कंट्री, दैट इज किसको? ब्रिटेन। अब इन्होंने कैसे बंद करा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को? आगे बम फोड़ दिए उस पर, फिर आगे वर्करों को जान से मारना शुरू कर दिया, बोलिए बरसाती। तो क्या करा? बिजली के कनेक्शन काट दिए। फिर करा क्या? कैसे डिस्ट्रॉय करा? भाई हम लूट भी नहीं रहे और हम लूट भी रहे हैं, कैसे? वो ये है रीजन। वो रीजन था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या रीजन था वो? The main reason for decline of India's renowned handicraft industry was introduction of discriminatory of tariff policy. इसमें क्या था सर जी? सुबह के क्वेश्चन देखो। There was duty free export of raw material from India to Britain. ये नहीं लिखा इस किताब में, लिखना जरूरी था ये। अगर ब्रिटेन के अलावा कहीं और बेचोगे तो ऐप से टैक्स लेंगे, ब्रिटेन में बेचोगे तो चलो टैक्स फ्री। There was duty free import of final goods from Britain. ब्रिटेन के अलावा कहीं और से गुड्स खरीदोगे तो भी टैक्स लगाएंगे, ब्रिटेन से खरीदोगे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है? और अगर इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करेगी तो हम उसे बहुत महंगा कर देंगे, टैक्स लगा देंगे, जिससे उसकी विदेशों में डिमांड खत्म हो जाए। जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो मजबूरी में मालिक क्या करेंगे? फैक्ट्री बंद कर देंगे। ये इन्होंने पॉलिसी अपनाई। कोई डाउट है इसमें? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट क्या बने इसके? ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता है ये भी। पहला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जितने भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो वो सब लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। और कोई नई इंडस्ट्री खुल नहीं रही है तो उन्हें रोजगार कहां मिलेगा? कहीं नहीं, है ना? तो द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन मास स्केल। इसकी वजह से क्या हुआ? ये लोग वापस कहां की तरफ भागे? खेतों की तरफ, कि भैया खेती करेंगे। और खेती पे क्या हो गया? ओवर क्राउडेड हो गई खेती। दूसरा, जब हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई तो मजबूरी में गुड्स कहां के खरीदने पड़ेंगे हमें? ब्रिटेन के। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया मैन मेड गुड्स कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट या इन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड सोप या गुड्स ऑफ ब्रिटेन। तो एज ए रिजल्ट इंडियन कंज्यूमर मार्केट में डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। कोई डाउट है? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। मतलब क्या होता है कैपिटल गुड्स का? कैपिटल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करें, जैसे मशीन, बिल्डिंग। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को देश में लगने ही नहीं दिया गया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच दैट कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जिससे हम आगे और प्रोडक्शन कर सकें। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, इसे तो एक एक लाइन का याद कर लो। लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये पीछे पड़ चुके हैं। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब अंग्रेजों का तो कोई रोल था ही नहीं इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? इतना आज दिमाग में सेट करो, अगली क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा। 1 मार्कर अधिकतर मैं अंडरलाइन करवा दे रहा हूं और बाकी के तो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये तरीका सही है, वैसे इसी से पढ़ेंगे।